विद्यार्थियों, आज के अध्ययन में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी कक्षा 12 इतिहास का प्रथम पाठ ईंटें, मन के व अस्थियाँ, इस पाठ के ऊपर हम प्रश्नोत्तर श्रृंखला कर रहे हैं। इस पाठ से संबंधित सभी प्रश्नों को करने का प्रयास करेंगे, सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को छोड़ने का प्रयास करेंगे। इस पाठ से संबंधित प्रश्न न केवल कक्षा 12 इतिहास के लिए महत्वपूर्ण हैं, वरन सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए विद्यार्थियों, मेरे साथ आगे बढ़िए। प्रश्नोत्तर श्रृंखला में सबसे पहले हम बहुविकल्पी प्रश्नों को लेंगे। आप प्रश्नों को यहाँ देख सकते हैं और उनको हम करने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थियों, बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला में पहला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? विद्यार्थी, 4 ऑप्शन दे रखे हैं: लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है मोहनजोदड़ो। तो विद्यार्थियों, सही उत्तर हुआ मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न, राखीगढ़ी भारत के किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शन: गुजरात, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो विद्यार्थियों, सही उत्तर है कि राखीगढ़ी भारत के हरियाणा राज्य में स्थित है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर हमें अच्छे से ध्यान रखना है। आप अपने रजिस्टर में भी इन्हें उतार सकते हैं। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन सा है? विद्यार्थियों, 4 ऑप्शन है: लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, अल्लादीनो। तो विद्यार्थियों, सही उत्तर है अल्लादीनो। अल्लादीनो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल है। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? विद्यार्थियों, जैसा कि हमने पढ़ा था कि मोहनजोदड़ो में बड़े बड़े भवन हैं, वहाँ पर स्नानागार है, अन्नागार है, इसके अलावा भी अन्य भवन हैं। तो हमें प्रश्न है हमारा कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? 4 ऑप्शन: विशाल स्नानागार, अन्नागार, 2 मंजिला मकान या इनमें से कोई नहीं। तो विद्यार्थियों, हमारा सही उत्तर है अन्नागार। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन है अन्नागार। प्रश्नों की श्रृंखला में अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं: तमिल, हिंदी, ब्राह्मी या ज्ञात नहीं है। तो विद्यार्थियों, जैसा कि हमने पढ़ा था, पढ़ते वक्त हमें ये तथ्य सामने आया था कि सिंधु सभ्यता में लिपि तो थी और उसमें बहुत सारे चिन्ह के आधार पर लिपि पाई भी गई है। लिपियों पर अक्षर लिखे गए और मुद्राओं का और मोहरों पर लिपि के माध्यम से व्यापार में इनका प्रयोग भी होता था। लेकिन इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए हम इसका उत्तर लेंगे ज्ञात नहीं है। इससे तात्पर्य ये हुआ कि सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि तो है, लेकिन वह कौन सी लिपि थी वह अभी तक ज्ञात नहीं है। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ से मिला है? विद्यार्थियों, 4 ऑप्शन, आप भी उत्तर निकालने का प्रयास कीजिएगा। आप भी सही उत्तर पर निशान लगाइए और फिर हम उत्तर मिलान करेंगे कि उत्तर सही होता है कि नहीं होता है। पहला ऑप्शन मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चन्नूदड़ो और लोथल। तो विद्यार्थियों, हमें ज्ञात है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार मिला है, तो वह मिला है मोहनजोदड़ो से, जैसा कि आपको यहाँ चित्र में भी दिखाई दे रहा है और हमने इस पर अध्ययन भी किया था कि यह विशाल स्नानागार है वह मोहनजोदड़ो में मिला है। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता में पूरी बस्ती की किलेबंदी किन नगर में मिली है? कौन से ऐसे नगर है जहाँ पर पूरे के पूरे नगर किलेबंदी के रूप में है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं: धोलावीरा और कालीबंगा, बी लोथल और कालीबंगा, सी रोपड़ और हड़प्पा और डी धोलावीरा और लोथल। विद्यार्थियों, हमें ज्ञात है कि पूरी बस्ती जो किलेबंदी के रूप में प्राप्त हुई है वह मुख्य रूप से स्थान है धोलावीरा और लोथल। इन दोनों स्थानों पर हमें पूर्ण रूप से किलेबंदी प्राप्त होती है। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो के लोग एकांत प्रिय थे, इस तथ्य के क्या साक्ष्य है? किस आधार पर हम कह सकते हैं कि मोहनजोदड़ो के लोग एकांत प्रिय थे? तो विद्यार्थियों, 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन, घर के मुख्य द्वार से सीधे घर के अंदर देख पाना संभव नहीं होना, बी भूतल की दीवारों में खिड़कियां ना होना, और सी किसी से न मिलना जुलना, और डी ए और बी दोनों। विद्यार्थियों, हमने जब अध्ययन किया तब हमने पढ़ा था
कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो मकान थे, मोहनजोदड़ो के जो मकान थे वो इस प्रकार के थे कि सड़क पर मुख्य द्वार होता था, इसके अतिरिक्त किसी प्रकार की कोई खिड़की नहीं होती थी। जैसा कि यहाँ पर चित्र में भी दिखाया जा रहा है कि मुख्य द्वार से अंदर जब जाते हैं तो सामने की तरफ दीवार होती है, तो इससे तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि घर के मुख्य द्वार से सीधे घर के अंदर देख पाना संभव नहीं था। भूतल की दीवारों में खिड़कियां भी नहीं थी और लोग किसी से भी मिलते जुलते नहीं थे, कम मिलते जुलते थे। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है। तो हमारा उत्तर होगा डी, ए और बी दोनों। इस प्रकार ये सिद्ध हो जाता है कि मोहनजोदड़ो के जो लोग थे वो एकांत प्रिय है। तो हमारा उत्तर हुआ डी, ए और बी दोनों। विद्यार्थियों, अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो में मकानों की स्थापत्य की विशेषता थी। क्या स्थापत्य की विशेषता थी? देखिए, ए, मकान आंगन पर केंद्रित थे, बी, भूतल की दीवारों में खिड़कियां नहीं होती थी, और सी, मुख्य द्वार से सीधे घर के अंदर देखा नहीं जाता था। डी, उपरोक्त सभी। विद्यार्थियों, हमने अभी पहले ही पढ़ा है कि हड़प्पा के, मोहनजोदड़ो के मकानों की विशेषता क्या थी। उसके आधार पर उपयुक्त तीनों तथ्य सही हैं, तो हमारा उत्तर होगा डी, उपरोक्त सभी। मोहनजोदड़ो के जो मकान है वो मकान आंगन केंद्रित हैं, भूतल की दीवारों में खिड़कियां नहीं हैं और मुख्य द्वार से सीधे अंदर देखा नहीं जा सकता था। विद्यार्थियों, अगला प्रश्न, सवाधानों से किन के आभूषण प्राप्त हुए हैं? यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं। केवल महिलाओं के, केवल पुरुषों के गहने मिले हैं, दोनों में से किसी के भी नहीं, या दोनों के। तो विद्यार्थियों, सही उत्तर है डी, दोनों के, अर्थात महिलाओं व पुरुषों दोनों के गहने हमें सवाधानों से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न, जैस्पर था। जैस्पर क्या था? 4 ऑप्शन। जैस्पर एक वस्त्र है, जैस्पर मुहर है, या जैस्पर एक कीमती पत्थर है, या जैस्पर एक परंपरा है। विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि जैस्पर एक कीमती पत्थर है, तो हमारा उत्तर हो गया सही होगा, हमारा सही उत्तर होगा सी, कीमती पत्थर। जैस्पर एक कीमती पत्थर था। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो में लगभग कितने कुएं मिले हैं? विद्यार्थियों, आप पूर्व के वीडियो में देख सकते हैं कि हम मोहनजोदड़ो के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। वहाँ पर ये तथ्य आया था कि मोहनजोदड़ो में कितने कुएं मिले हैं। ए 500, बी 600, सी 700 और डी 800। तो विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि सही उत्तर है सी, 700। मोहनजोदड़ो में लगभग 700 कुएं मिले हैं। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन को देखकर प्रतीत होता है कि पहले रिक्त स्थान को और फिर पुनर्रिक्त स्थान को उनके आसपास बनाया गया होगा। विद्यार्थियों, यहाँ पर एक ही पंक्ति में 2 रिक्त स्थान दे रखे हैं। इन दोनों रिक्त स्थानों में उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? आइए देखते हैं। ए, घरों, नालियों और सड़कों, बी, नालियों, सड़कों, सी, सड़कों, नालियों, और डी, नालियों और गलियों, घरों। विद्यार्थियों, उपयुक्त शब्द होगा बी, नालियों और सड़कों। यह हमारा उपयुक्त शब्द होगा। आप देखिए, हम इनको दोनों रिक्त स्थानों पर प्रयोग में लेते हैं। सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन को देखकर प्रतीत होता है कि पहले नालियों, यहाँ जो रिक्त स्थान है यहाँ पर शब्द आएगा नालियों, और दूसरे रिक्त स्थान पर आएगा सड़कों। तो विद्यार्थियों, हम इस कथन को पुनः पढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन को देखकर प्रतीत होता है कि पहले नालियों को और फिर सड़कों को उनके आसपास बनाया गया होगा। तो हमारा उत्तर होगा बी, नालियों और सड़कों। अब हम अगला प्रश्न लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के समाधानों का अध्ययन करने से पता चलता है। क्या पता चलता है? जब हम समाधान का अध्ययन करते हैं तो हमें कौन सी विशेषता का पता चलता है? हमारे समक्ष 4 ऑप्शन है। शारीरिक बनावट का, बी, मृत्यु के बाद के जीवन का, सी, मृत्यु के कारणों का, और डी, सामाजिक विभिन्नता का। तो विद्यार्थियों, हमें सही उत्तर ज्ञात है कि समाधानों से हमें जो पता पड़ता है वह है ऑप्शन डी, सामाजिक विभिन्नता का पता चलता है। सामाजिक विभिन्नता का पता कैसे चलता है? कि शवों के साथ में विभिन्न प्रकार के आभूषण व बर्तन रखे हुए हैं। उनका उद्देश्य ये था कि मृत्यु के बाद जो शव है, जो मरने वाला व्यक्ति है, उसके आगे जीवन में वस्तुएं काम में आएगी।
तो जो धनाढ्य लोग थे उनके साथ कीमती वस्तुएं थी और जो गरीब लोग थे उनके साथ कम कीमती वस्तुएं थी, अतः सामाजिक विभिन्नता का हमें पता चलता है। विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अर्नेस्ट मेके की पुस्तक अर्ली इंडस सिविलाइजेशन के अनुसार निश्चित रूप से यह जब तक खोजी गई सर्वथा संपूर्ण प्रणाली है, यह कथन किसके विषय में कहा गया है? विद्यार्थियों, यह कथन अर्नेस्ट मेके की किताब से लिया गया है और ये किसके लिए कहा गया है? चार ऑप्शन है। अ सिंचाई व्यवस्था, बी नालियों के विषय में, सी गृह निर्माण के विषय में और डी उपरोक्त सभी। विद्यार्थियों सही उत्तर है बी नालियों के विषय में। अर्नेस्ट मेके की इस पुस्तक में नालियों के ऊपर ये कथन कहा गया और नालियों की विशेषता बताई गई है। अगला प्रश्न, फयांस बनाने में पकाया जाता था। फयांस जो एक बर्तन है, आप देख सकते हैं यहाँ चित्र में भी दिखाई दे रहा है, फयांस को हम देख रहे हैं। इसे बनाने में किन वस्तुओं का प्रयोग होता था? चार ऑप्शन हमारे सामने हैं। बालू अथवा रेत को, बी रंग को, सी चिपचिपे पदार्थ को और डी उपरोक्त सभी। तो विद्यार्थियों इस फयांस को बनाने में बालू अथवा रेत, रंग व चिपचिपे पदार्थ इन सभी का प्रयोग होता था। तो सही उत्तर होगा डी उपरोक्त सभी। इन सभी को बनाने से ये वस्तु प्राप्त होती थी, फयांस बनता था। अगला प्रश्न, विशाल जलाशय के निर्माण में ईंटों को जोड़ने में किसका इस्तेमाल होता था? तो यहाँ पर जो जलाशय हमने देखा था बनाया गया है, उसको जोड़ने में, ईंटों को जोड़ने में किसका प्रयोग हुआ है? पहला ऑप्शन गारे, बी सीमेंट, सी चूना और डी जिप्सम। तो विद्यार्थियों सही उत्तर है डी जिप्सम। जिप्सम का प्रयोग करके विशाल जलाशय के निर्माण में ईंटों को जोड़ने का काम किया गया था। अगला प्रश्न, अधिकांश हड़प्पा स्थल किन क्षेत्रों में स्थित है? चार ऑप्शन, शुष्क क्षेत्र, उपजाऊ क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र और अर्ध शुष्क क्षेत्र। विद्यार्थियों सही उत्तर है डी अर्ध शुष्क क्षेत्र। अर्ध शुष्क क्षेत्र में ही अधिकांश हड़प्पा स्थल निहित है। हमने जैसा पूर्व में मानचित्र में देखा है कि हड़प्पा के जो स्थल है वो सिंधु घाटी के प्रदेश में है, सिंधु की सहायक नदियों के प्रदेश में है और यह जो प्रदेश है वह अर्ध शुष्क क्षेत्र कहलाता है। अगला प्रश्न, रोपड़ कहाँ पर स्थित है? विद्यार्थियों चार ऑप्शन, ए पंजाब चंडीगढ़ के निकट, बी राजस्थान, सी हरियाणा और डी अहमदाबाद। विद्यार्थियों सही उत्तर है ए पंजाब चंडीगढ़ के निकट। रोपड़ की स्थिति पंजाब में है। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो में निम्नलिखित में से क्या पाया गया है? कौन सी चीज़ें मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुई है? चार ऑप्शन हम देखेंगे। ए एक नाचने वाली लड़की की कांस्य छवि, बी दाढ़ी वाले व्यक्ति की स्टीटाइट छवि और सी माँ द्वारा अपने गर्भ से उगने वाला पौधा और डी उपरोक्त सभी। विद्यार्थियों अध्ययन करते समय हमने देखा था कि ये सभी वस्तुएं मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, अतः हमारा सही उत्तर होगा डी उपरोक्त सभी। प्रश्नोत्तर की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न, मृण मूर्तियां और रेखांकन से निम्नलिखित में से किस जानवर की जानकारी प्राप्त होती है? विद्यार्थियों जैसा कि आपको यहाँ पर मृण मूर्तियां दिखाई दे रही है, रेखांकन दिखाई दे रहा है, इनके आधार पर हमें तय करना है कि कौन से जानवर की हमें जानकारी प्राप्त होती है। चार ऑप्शन है, गाय, बकरी, वृषभ और घोड़ा। तो विद्यार्थियों मृण मूर्तियां और रेखांकन के आधार पर हमें वृषभ, जो कि सी उत्तर है, वृषभ की जानकारी प्राप्त होती है। वृषभ से तात्पर्य बैल से है। अगला प्रश्न लेंगे, हड़प्पा संस्कृति के काल का निर्धारण निम्नलिखित में से कौन सा किया गया है? विद्यार्थियों एनसीईआरटी की पुस्तक पढ़ने के दौरान हमने यह तथ्य जाना था कि हड़प्पा संस्कृति का काल निर्धारण क्या किया गया है। चार ऑप्शन देखेंगे। ए 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच, बी 3000 से 2000 ईसा पूर्व के बीच और सी 2600 से 2000 ईसा पूर्व के बीच व डी उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो विद्यार्थियों हमें ज्ञात है कि ए 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच हड़प्पा संस्कृति का काल निर्धारण किया गया है। तो हमारा सही उत्तर होगा ए। प्रश्नों को आगे बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न, लोथल कहाँ स्थित है? लोथल की स्थिति बतानी है। ए अहमदाबाद, बी
राजस्थान, सी चंडीगढ़ व डी सिंध। तो विद्यार्थियों लोथल गुजरात में स्थित है और लोथल की जो स्थिति है वो अहमदाबाद के निकट है। तो हमारा उत्तर होगा ए, लोथल की स्थिति है अहमदाबाद के पास में। प्रश्नों की श्रृंखला आगे बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पंचतंत्र से पूर्व लोमड़ी कहानी का एक दृश्य दर्शाया गया था? विद्यार्थियों पंचतंत्र हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है और इसमें लोमड़ी कहानी का दृश्य का चित्रांकन हुआ है। प्रश्न यह है कि पंचतंत्र से पूर्व लोमड़ी कहानी का चित्रांकन निम्न में से किन स्थानों पर हुआ था? ए आलमगीरपुर, बी लोथल, सी राखीगढ़ी और डी बनवाली। विद्यार्थियों सही उत्तर है बी लोथल। लोथल से हमें पंचतंत्र से पूर्व लोमड़ी कहानी का दृश्य प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, खोजा गया नवीनतम सिंधु शहर कौन सा है? कौन सा ऐसा स्थल है जो सिंधु घाटी सभ्यता का वर्तमान दृष्टि से देखें तो नवीनतम है खोजने की दृष्टि से? 4 ऑप्शन है हमारे पास, राखीगढ़ी, धोलावीरा, बनवाली और बीराना। विद्यार्थियों सही उत्तर है बी धोलावीरा। धोलावीरा की स्थिति हमने मानचित्र में देखी हुई है और धोलावीरा गुजरात में स्थित है, कच्छ क्षेत्र में स्थित है। धोलावीरा वर्तमान संदर्भ में नवीनतम सिंधु घाटी शहर है। प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न, बनवाली स्थित है, बनवाली कहाँ है? अहमदाबाद, राजस्थान, चंडीगढ़ व हरियाणा। तो विद्यार्थियों बनवाली की स्थिति है हरियाणा में, बनवाली स्थित है डी हरियाणा में। अगला प्रश्न, मनके बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस साइट पर विशेष चिन्ह पाए गए हैं? निम्न जो स्थान है इसमें से ऐसा कौन सा क्षेत्र जहाँ पर मनके बनाए जाते थे? पहला चन्हूदड़ो, बी अमेरी, सी कालीबंगा और डी कोट दीजी। तो विद्यार्थियों सही उत्तर है ए चन्हूदड़ो। चन्हूदड़ो मनके बनाने के लिए प्रसिद्ध था, वहाँ पर मनके बनाने के कारखाने पाए जाते थे। अगला प्रश्न, अंडाकार आकार की बस्तियों वाला एकमात्र शहर कौन सा है जहाँ पर जो बस्ती की बसावट कैसी है वह अंडाकार रूप में है? अंडाकार रूप में वहाँ पर बस्तियाँ बसी हुई है। 4 ऑप्शन है, बनवाली, मोहनजोदड़ो, सूतका गेंडोर और लोथल। तो विद्यार्थियों सही उत्तर है ए बनवाली। बनवाली में हमें अंडाकार बस्तियाँ मिलती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुजारी राजा की बैठी हुई मूर्ति प्राप्त हुई? विद्यार्थियों अध्ययन के दौरान हमने पुजारी राजा की मूर्ति के ऊपर चर्चा की थी। आपको यहाँ पर चित्र में भी पुजारी राजा की मूर्ति दिखाई दे रही है। ये मूर्ति हमें कहाँ से प्राप्त हुई है? ए आमरी, बी कालीबंगा, सी हड़प्पा और डी मोहनजोदड़ो। विद्यार्थियों सही उत्तर है डी, हमें यह मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस साइट पर एक कुत्ते को मानव के साथ दफनाने के साक्ष्य पाए गए हैं, सबूत पाए गए हैं? ऐसा कौन सा स्थल है जहाँ पर एक इंसान के साथ में कुत्ते को भी दफनाया गया? तो 4 ऑप्शन है, रोपड़, बी लोथल, सी आलमगीरपुर और डी बनवाली। तो विद्यार्थियों यहाँ से हमें ए जो स्थान है रोपड़, यहाँ से हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कि मनुष्य के साथ में कुत्ते को भी दफनाया गया था। अगला प्रश्न, काली चूड़ियाँ किस स्थान में पाई गई है? सिंधु घाटी का वह स्थान जहाँ से काली चूड़ियाँ प्राप्त हुई है। 4 ऑप्शन, कालीबंगा, कोटदीजी, आमरी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विद्यार्थियों सही उत्तर है ए कालीबंगा से हमें काली चूड़ियाँ प्राप्त हुई है। जैसा कि इस नाम से स्पष्ट है, कालीबंगा का तात्पर्य यही है काली चूड़ियाँ। प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। इस स्थल की सबसे विशिष्ट विशेषता इसका डॉकयार्ड। डॉकयार्ड से तात्पर्य होता है बंदरगाह। दुनिया का पहला ज्वारीय बंदरगाह है जो सिंधु लोगों के लिए एक मुख्य समुद्री बंदरगाह के रूप में कार्य करता था। उपरोक्त कथन किस स्थान के लिए कहा गया है, किसके लिए सही है? 4 स्थान हैं, रोपड़, लोथल, राखीगढ़ी व बनवाली। तो विद्यार्थियों सही उत्तर है बी लोथल। लोथल से हमें एक बंदरगाह प्राप्त हुआ है और इसके माध्यम से सिंधु घाटी वासी अपना व्यापार किया करते थे। लोथल एक समुद्र तटीय स्थान है। अगला प्रश्न,
कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ बताइए। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? 4 ऑप्शन। ए काली चूड़ी, बी काला बाग, सी किला और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। विद्यार्थियों हम जानते हैं कि इसका अर्थ है ए काली चूड़ी। कालीबंगा का अर्थ हो गया काली चूड़ी। अगला प्रश्न, अपने कपास व्यापार के लिए निम्न में से कौन हड़प्पा सभ्यता का मैनचेस्टर कहलाता है? जहाँ ऐसा स्थान जहाँ से कपास का व्यापार होता था, इसलिए हम आपको उस स्थान को हम मैनचेस्टर कहते हैं। 4 ऑप्शन। लोथल, रोपड़, बनवाली व धोलावीरा। विद्यार्थियों हम जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर बंदरगाह भी था और यहाँ से व्यापार होता था, और व्यापार जो होता था वह मुख्य रूप से कपास का भी व्यापार होता था, इसलिए लोथल को हड़प्पा सभ्यता का मैनचेस्टर कहा गया है। अगला प्रश्न, कनिंघम को क्या ब्रह्म था? विद्यार्थियों अध्ययन के दौरान हमने पढ़ा था कि कनिंघम ने किस प्रकार हड़प्पा सभ्यता के बारे में लिखा है। प्रश्न है कनिंघम को क्या ब्रह्म था? 4 ऑप्शन। हड़प्पा सभ्यता 10,000 साल पुरानी है, बी भारतीय इतिहास का आरंभ गंगा घाटी में पनपे पहले शहरों के साथ हुआ, सी भारतीय इतिहास वैदिक काल से प्रारंभ हुआ, और डी उपरोक्त सभी। विद्यार्थियों सही उत्तर है बी भारतीय इतिहास का आरंभ गंगा घाटी में पनपे पहले शहरों के साथ हुआ। यह ब्रह्म था कनिंघम को। अगला प्रश्न, मेसोपोटामिया के लेखों में नाविकों का देश किस स्थान को कहा जाता था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है विद्यार्थियों, प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है और आपकी कक्षा की दृष्टि से भी। 4 ऑप्शन हैं, दिलमुन, उरुक, मगान और मेलुहा। तो विद्यार्थियों मेसोपोटामिया के लेखों में नाविकों का देश जिसे कहा गया उस स्थान का नाम है डी मेलुहा, और ये मेलुहा सिंधु प्रदेशों के लिए शब्द प्रयोग में काम लिया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे हड़प्पा सभ्यता की प्रांतीय राजधानी कहा गया है? विद्यार्थियों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 4 ऑप्शन है, रोपड़, राखीगढ़ी, मोहनजोदड़ो और बीराना। विद्यार्थियों हमारा सही उत्तर है बी राखीगढ़ी। राखीगढ़ी को प्रांतीय राजधानी कहा गया है। अगला प्रश्न, आपको यहाँ पर एक मूर्ति दिखाई दे रही है। विद्यार्थियों यह मूर्ति संभवतः किसकी है? आप देखिए 4 ऑप्शन है, एक गुड़िया, मातृ देवी, हड़प्पाई महिला व हड़प्पा की रानी। तो विद्यार्थियों हम जानते हैं कि यह जो मूर्ति है वह मातृ देवी की है, बी इसका ऑप्शन सही है। यह मूर्ति किसकी है? यह मूर्ति मातृ देवी की है। अगला प्रश्न, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक द्वारा की गई थी। इनका नाम बताइए। कौन से महानिदेशक थे जिनके निर्देशन में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई? विद्यार्थियों 4 ऑप्शन है, जॉन हर्बर्ट मार्शल, जॉन गॉल्ट, हर्बर्ट साइमन व जॉन गिलबर्ट मार्शल। तो विद्यार्थियों सही उत्तर है ए जॉन हर्बर्ट मार्शल। यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक थे और इन्हीं के निर्देशन में खुदाई का कार्य किया गया। अगला प्रश्न, हड़प्पाई लिपि लिखी जाती थी। विद्यार्थियों हमने पूर्व में पढ़ा था कि हड़प्पा में लिपि प्राप्त हुई है, वह कैसे लिखी जाती थी? ए संभवतः बाएं से दाएं, बी संभवतः दाएं से बाएं, सी संभवतः ऊपर से नीचे और डी संभवतः नीचे से ऊपर। विद्यार्थियों सही उत्तर है बी संभवतः दाएं से बाएं। यद्यपि यह लिपि पढ़ी नहीं गई है, लेकिन इसकी लिखावट के आधार पर हम कह सकते हैं कि इसको लिखने का जो तरीका था वह दाएं से बाएं था। अगला प्रश्न, वेदियां इन केंद्रों पर मिली है। कौन से केंद्र ऐसे हैं जहां पर वेदियां प्राप्त हुई है? 4 ऑप्शन, रोपड़ और बनावली, कालीबंगा और लोथल, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा और उपरोक्त सभी। तो विद्यार्थियों सही उत्तर है बी कालीबंगा और लोथल। यहाँ से वेदियां भी प्राप्त हुई है। वेदियों से तात्पर्य है कि हवन की वेदियां, जहाँ पर हड़प्पावासी पूजा पाठ या इस प्रकार का कोई अनुष्ठान किया करते थे। तो ये स्थान हमें प्राप्त हुए हैं कालीबंगा व लोथल से। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है और कौन सा नाम इसके लिए प्रयोग में लिया गया है? ए हड़प्पा सभ्यता, बी मोहनजोदड़ो की सभ्यता, सी पंजाब सिंध की सभ्यता और डी लियल सभ्यता। विद्यार्थियों सही उत्तर है ए हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के लिए हड़प्पा सभ्यता का नाम का प्रयोग भी
किया जाता है। अगला प्रश्न, द ग्रेट बाथ विशाल स्नानागार और द ग्रेट गैनरी विशाल अन्नागार किस केंद्र से संबंधित है? ये दोनों स्थान कहाँ पर प्राप्त हुए हैं? ए कालीबंगा, बी बिरसना, सी मोहनजोदड़ो और डी लोथल। विद्यार्थियों सही उत्तर है सी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से हमें विशाल स्नानागार भी प्राप्त हुआ है और विशाल अन्नागार भी प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न, हड़प्पा के छोटे और बड़े बाटों का आधार क्या था? किस आधार पर बाटों का प्रयोग किया जाता था? तो विद्यार्थियों 4 ऑप्शन, दशमलव आधारी, बी द्विआधारी अनियमित, सी अनियमित दशमलव आधारी और डी द्विआधारी दशमलव आधारी। विद्यार्थियों हमारा सही उत्तर है डी द्विआधारी दशमलव आधारी। इस आधार पर हड़प्पा के छोटे और बड़े बाटों का प्रयोग किया जाता था। अगला प्रश्न, चन्नूदोड़ो था, क्या था चन्नूदोड़ो, क्या विशेषता है? ए पूर्णतः व्यापारी केंद्र, बी पूर्णतः कृषि केंद्र, सी पूर्णतः शिल्प केंद्र और डी उपरोक्त सभी। विद्यार्थियों हम जानते हैं कि चन्नूदोड़ो मन के बनाने के लिए प्रसिद्ध था। मन के निर्माण के वहाँ कारखाने पाए गए हैं, अतः हमारा सही उत्तर होगा सी चन्नूदोड़ो पूर्ण रूप से शिल्प केंद्र था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु शहर बिना गढ़ वाला एकमात्र शहर है? ऐसा कौन सा शहर है जहाँ पर गढ़ नहीं है? हम जानते हैं कि सिंधु सभ्यता के जो स्थान है वहाँ पर गढ़ भी है और नगर भी है, लेकिन ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर गढ़ नहीं है? 4 ऑप्शन है विद्यार्थियों, चन्नूदोड़ो, कालीबंगा, रोपड़ और सूरकोटड़ा। तो विद्यार्थियों हमारा सही उत्तर है ए चन्नूदोड़ो। चन्नूदोड़ो में गढ़ नहीं मिला है, दुर्ग नहीं मिला है। अगला प्रश्न, कौन सी साइट से घोड़े की हड्डियों के पहले वास्तविक अवशेष प्राप्त हुए हैं? ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ से घोड़े की हड्डियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? 4 ऑप्शन, सूरकोटड़ा, बी रोपड़, सी कालीबंगा और डी भिनाय। तो विद्यार्थियों सही उत्तर है हमारा ए सूरकोटड़ा। सूरकोटड़ा से ही हमें घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न, यह किसका रेखा चित्र है? आपको चित्र में एक रेखा चित्र दिखाई दे रहा है, ये किसका है? ए एक हिरण, बी कनिंघम को मिली पहली ज्ञात मुहर, सी नंदी बैल और डी जॉन मॉर्शल को मिली पहली मुहर। विद्यार्थियों सही उत्तर है बी कनिंघम को मिली पहली ज्ञात मुहर। ये जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है, ये कनिंघम को पहली जो मुहर मिली थी उसका उन्होंने जो चित्रांकन किया है वह चित्र है। अगला प्रश्न, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा की स्थिति 4 ऑप्शन है, गंगा, सतलज, रावी व कोसी। तो विद्यार्थियों सही उत्तर है सी हड़प्पा की स्थिति रावी नदी के किनारे पर है। अगला प्रश्न, मन के बनाने में प्रयुक्त कार्निलियन का रंग क्या था? कार्निलियन एक पत्थर है, उसका रंग हमें बताना है, जो कि मन के बनाने के लिए ये पत्थर काम में लेते थे। 4 ऑप्शन है, पीला, लाल, नीला और हरा। तो विद्यार्थियों कार्निलियन जो पत्थर है उसका रंग होता है लाल। लाल रंग का ये पत्थर था। अगला प्रश्न, सिंधी भाषा में दुनिया मोहनजोदड़ो शब्द का क्या अर्थ लेती है? मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में क्या अर्थ है? 4 ऑप्शन, जीवितों की भूमि, मृतकों का टीला, भगवान की अपनी भूमि और डी सिंध के लोग। विद्यार्थियों सही उत्तर आप भी बताएं, साथ के साथ चलें। सही उत्तर है बी मृतकों का टीला। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। अगला प्रश्न, पुरंदर का क्या अर्थ है? पुरंदर से तात्पर्य बताइए। ए दुर्ग को बनाने वाला, बी दुर्ग विध्वंसक, सी नगरवासी व डी नगर के अंदर। तो विद्यार्थियों सही उत्तर है बी दुर्ग विध्वंसक। दुर्ग को तोड़ने वाला व्यक्ति कहलाता है पुरंदर। अगला प्रश्न, विकसित हड़प्पा सभ्यता और उत्तर हड़प्पा सभ्यता में अंतर करने वाले तथ्य क्या हैं? कौन कौन से तथ्य हैं? ए बाट, मुहरों तथा विशिष्ट मानकों का लुप्त हो जाना, बी लेखन, लंबी दूरी का व्यापार तथा शिल्प विशेषताओं में कमी आना, सी शहरी से ग्रामीण जीवन शैली में परिवर्तन और डी उपरोक्त सभी। विद्यार्थियों सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। विकसित हड़प्पा सभ्यता और उत्तर हड़प्पा सभ्यता में जो अंतर आया उस दौरान ये सारी विशेषता हमें देखने को मिलती है। अगला प्रश्न, चित्र की हड़प्पई मोहर किससे संबंधित है? आपको यहाँ जो मोहर दिख रही है वह किससे संबंधित है? आप ध्यान से इस मोहर को देखिए, यह मोहर किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन है, ए आद्य शिव या आदि शिव,
बी एक सन्यासी, सी एक शिकारी और डी जंगल का दृश्य। तो विद्यार्थियों सही उत्तर है ए। यह जो चित्र दिखाई दे रहा है वह हड़प्पाई आदि शिव से संबंधित है, आदि शिव से संबंधित है। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में मिले फ्योन्स के बर्तन किस काम आते थे? जैसा कि हमने पूर्व में बर्तन देखा भी था, तो बर्तन किस काम में आते थे? 4 ऑप्शन, सजावट के लिए, सुगंधित द्रव्यों को भरने के लिए, पानी भरने के लिए और अनाज इकट्ठा करने के लिए। विद्यार्थियों सही उत्तर है बी, सुगंधित द्रव्यों को भरने के लिए फ्रांस के जो बर्तन थे वो काम में आते थे। फ्रांस एक विलासिता की वस्तु मानी जाती थी, कीमती वस्तु मानी जाती थी, इसका निर्माण भी बहुत कठिनाई से होता था। हड़प्पई बाट किस पत्थर के बने हुए थे? 4 ऑप्शन हैं, संगमरमर, सैलखड़ी, स्लेट व चर्ट। तो विद्यार्थियों हमें ज्ञात है कि हड़प्पई बाट जो बनते थे वह चर्ट नामक पत्थर से बनते थे, तो हमारा उत्तर होगा डी, चर्ट। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान भरिए। विद्यार्थी यहाँ कुछ रिक्त स्थान दे रखे हैं, हम इन रिक्त स्थानों को पूर्ति करने का प्रयास करेंगे। पहला रिक्त स्थान, तांबा संभवतः रिक्त स्थान के दक्षिण छोर पर स्थित ओमान से लाया जाता था। तो विद्यार्थियों हमें ओमान की स्थिति ज्ञात होनी चाहिए। ओमान की क्या स्थिति है? विद्यार्थियों पहले रिक्त स्थान में आएगा अरब प्रायद्वीप। आप अच्छे से अपने कॉपी में उतार के सो उतार लें कि तांबा संभवतः अरब प्रायद्वीप के दक्षिण छोर पर स्थित ओमान से लाया जाता था। अगला रिक्त स्थान देखिए, हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू रिक्त स्थान का विकास था। तो किसका विकास था? हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू है वहाँ पर शहरी केंद्रों का विकास था। अगला रिक्त स्थान, हड़प्पई सभ्यता में सड़कों और गलियों को लगभग एक रिक्त स्थान पद्धति में बनाया गया था। तो विद्यार्थियों कौन सी पद्धति में बनाया गया था? वह पद्धति थी ग्रिड पद्धति। हड़प्पा सभ्यता में सड़कों व गलियों को एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया था। अगला रिक्त स्थान, सबसे लंबे अभिलेख में कितने चिन्ह हैं? विद्यार्थियों जब हम लिपि पढ़ रहे थे तब हमने देखा था कि सबसे लंबे अभिलेख में लगभग 26 चिन्ह हैं। इस प्रकार हम रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। हमने अभी तक बहुविकल्पी प्रश्न किए हैं, रिक्त स्थान के प्रश्न किए हैं। विद्यार्थियों अब हम एक शब्द के उत्तर वाले प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ आपके कक्षा के अध्ययन के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए देखिए हम प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। पहला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम बताइए। तो विद्यार्थियों उत्तर है हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या माना जाता है? अभी हमने बहुविकल्पी प्रश्नों में भी ये प्रश्न किया था। तो उत्तर है 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? उत्तर अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी के लोग कौन सा व्यवसाय करते थे? तो उत्तर है व्यापार। सिंधु घाटी के लोग मुख्यतः व्यापार करते थे। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? ये उत्तर हम जानते हैं, घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए सूरकोटदा से। हड़प्पा सभ्यता को किस युग की सभ्यता कहा जाता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न विद्यार्थियों। उत्तर है हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता के दौरान कांसे व तांबे के बर्तन हमें प्राप्त होते हैं, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के मकान किससे बनते थे? कैसे मकान बनाए जाते थे? तो हमें ज्ञात है कि जो मकान थे वो ईंटों से बनते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी फसलें बोई जाती थी? मुख्य फसलें थी गेहूं, जौ, रागी और कपास। हड़प्पा के लोग कौन सी फसल सर्वाधिक बोते थे? इन फसलों में भी सबसे ज़्यादा फसल कौन सी बोई जाती थी? तो वह फसल थी कपास। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास बहुत अधिक बोते थे। प्रश्नों की श्रृंखला में अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता का महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा था? तो हमें ज्ञात है कि सिंधु सभ्यता में महत्वपूर्ण बंदरगाह जो था वह लोथल था और लोथल वर्तमान में गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न, हड़प्पा स्थल की खोज किसने की? विद्यार्थियों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हड़प्पा की खोज सबसे पहले किसने की? उत्तर हमारा है दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा स्थल की खोज की, यहाँ का उत्खनन का कार्य करवाया। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो स्थल की खोज किसने व कब की? उत्तर
राखालदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो स्थल की खोज की और उत्खनन का कार्य कराया। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता में हल जोतने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? उत्तर, हड़प्पा सभ्यता में हल जोतने के साक्ष्य हमें मिले हैं कालीबंगा, राजस्थान से। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ से मिला है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार हमें प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता की मोहरों पर किस देवता का चित्र है? उत्तर, आदि शिव का चित्र हमें मिलता है। मोहनजोदड़ो को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला नाम से जाना जाता है। प्रश्नों की श्रृंखला में अगला प्रश्न, सैंधव स्थलों से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का अंकन सर्वाधिक हुआ है? तो वह हुआ है वृषभ का। हड़प्पा सभ्यता में अच्छे जल प्रबंधन के चिन्ह कहाँ से प्राप्त होते हैं? उत्तर, हड़प्पा सभ्यता में अच्छे जल प्रबंधन के चिन्ह हमें प्राप्त होते हैं धोलावीरा, गुजरात से। हड़प्पा सभ्यता में मोहरें किससे निर्मित थी, किससे बनाई जाती थी? उत्तर, हड़प्पा सभ्यता में मोहरें जो बनती थी वह सेल खड़ी से निर्मित थी। हड़प्पा के किस स्थल से कांसे की नृत्य करती हुई मूर्ति प्राप्त हुई है? एक मूर्ति प्राप्त हुई है जो कि नृत्य महिला की, कहाँ से हुई है? वह हुई है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से मूर्ति प्राप्त हुई है। हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? उत्तर, तांबे का। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? ताम्र युग की सभ्यता थी। हड़प्पा के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? कौन सी धातु को नहीं जानते थे? तो वह धातु है लोहे से अपरिचित थे। हड़प्पा कालीन ईंटों का क्या अनुपात था? हमने पूर्व में पढ़ा है कि ईंटों का जो अनुपात था वह था 4:2:1। अगला प्रश्न, मेसोपोटामिया के लेखों में हड़प्पा क्षेत्रों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मेसोपोटामिया के लेखों में हड़प्पा के लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है। सिंधु घाटी क्षेत्र को मेलुहा कहा गया है। विद्यार्थियों, ये एक शब्द वाले प्रश्न थे। अब हम कुछ लघुत्रात्मक प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो कि आपके बहुत महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न, नालियों के विषय में मेके के क्या विचार थे? विद्यार्थियों, उत्तर को समझिएगा। मेके के अनुसार हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी व्यवस्था अब तक खोजी गई सर्वदा संपूर्ण और प्राचीन प्रणाली थी। मेके महोदय नाली व्यवस्था से बहुत ही प्रसन्न थे। उनको विश्वास नहीं था कि इस प्रकार की भी प्रणाली हो सकती है। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो की गृह स्थापत्य कला कैसी थी? उत्तर, मोहनजोदड़ो की गृह स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषता निम्न है। पहला, घर आंगन आधारित होते थे। घर जो थे वो आंगन आधारित होते, बीच में आंगन होता, चौक होता था और निजता का पूर्ण ख्याल रखा जाता था। दूसरा, मकान प्राय 2 से 3 मंजिल के होते थे। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली किस प्रकार की थी, बताइए। तो ये लघुत्रात्मक प्रश्न है। देखिए विद्यार्थियों, उत्तर कैसे लिखेंगे कि घरों का पानी पहले एक होदी या मलकुंड में जाता था जहां ठोस अपशिष्ट एकत्र हो जाते थे। फिर शेष पानी गलियों के किनारे बनी नालियों में जाता था जो कि इस प्रकार ईंटों या चूना पत्थर की सीलियों से ढकी रहती थी जिनको सफाई के लिए हटाया जा सके। नालियाँ मुख्य नाले से जुड़ी होती थी। तो विद्यार्थियों, लघुत्रात्मक उत्तर में हम इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। अगला प्रश्न, अवतल चक्कियों की 2 विशेषताएं लिखिए। पहली विशेषता है अवतल चक्कियाँ बड़ी संख्या में मिली है, बहुत ज़्यादा मात्रा में मिली है हड़प्पा सभ्यता से। और दूसरा, ये चक्कियाँ अनाज पीसने में काम में लाई जाती थी। अगला प्रश्न, चक्कियाँ कौन कौन से पत्थरों से निर्मित की जाती थी? मुख्य रूप से कौन से पत्थर काम में लेकर चक्कियाँ बनाई जाती थी? ये चक्कियाँ कठोर, कंकरीले, आग्नेय अथवा बलुआ पत्थर से बनाई जाती थी। इन चक्कियों को बनाने के लिए निम्न सामग्री प्रयोग होती थी। अगला प्रश्न, इतिहासकारों के लिए हड़प्पाई बर्तनों के महत्व को बताइए। इतिहासकारों के लिए हड़प्पाई बर्तन क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों उन्होंने खोज किया, उसका महत्व उन्होंने क्या प्राप्त किया है? विद्यार्थियों देखिए उत्तर कि बर्तनों के आकार, प्रकार और मिलने के स्थान के आधार पर इतिहासकार उस समय के लोगों के जीवन यापन, खान पान और बस्तियों के पारस्परिक संबंधों का विश्लेषण करते हैं। बर्तनों की सहायता से लोगों की आर्थिक स्थिति का अंदाजा भी लगाया जा सकता है। इस प्रकार जो पुरातत्वविद है, इतिहासकार है, वो बर्तनों का महत्व अपने अध्ययन में करते हैं। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के अंत के विषय में क्या अनुमान है? हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ? उत्तर, हड़प्पा सभ्यता का अंत जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, अत्यधिक बाढ़, नदियों का सूख जाना,
या मार्ग बदलने आदि के कारण हो सकता है। ये सब बातें मानी जाती है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन किस प्रकार हुआ है या उसका अंत किस प्रकार हुआ है। अगला प्रश्न, एस.एन. राव भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल मार्शल के विषय में क्या कहते हैं? तो उन्होंने लिखा है, मार्शल ने भारत को जहां पाया था उसने 3000 वर्ष पीछे छोड़ा। तात्पर्य ये हुआ कि मार्शल महोदय ने हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों का पता लगवाया, उसकी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की और इस प्रकार भारतीय इतिहास को लगभग 3000 वर्ष पूर्व तक ले गए। जब से हड़प्पा सभ्यता शुरुआत हुई वहाँ पर ले गए, ईसा पूर्व पर ले गए। इसलिए ऐसा कथन एस.एन. राव महोदय ने कहा है। अगला प्रश्न, हड़प्पाई सभ्यता के अंत के किसी एक प्रमाण का उल्लेख कीजिए। प्रमाण बताइए कि हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ। उत्तर, मुहरों, लिपि, मानवीकृत बाट प्रणाली, विशिष्ट मानकों के स्थान पर स्थानीय बाटों का प्रयोग से यह बल मिलता है कि हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया था। धीरे धीरे हड़प्पा सभ्यता का जो विकसित रूप था वो समाप्त हो रहा था, इसलिए हम यह समझते हैं कि उसका अंत हो रहा था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, मोहनजोदड़ो की घरेलू वास्तुकला की विशिष्ट विशेषताओं का वर्णन कीजिए। घरेलू जो वास्तुकला है उसकी विशेषताएं बतानी है। उत्तर, हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी विशेषता शहरी केंद्रों का विकास था। हम ये पढ़ चुके हैं कि हड़प्पा सभ्यता ग्रामीण सभ्यता नहीं है, वह शहरी सभ्यता है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध स्थल है, ये दोनों स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। गढ़ जो होता था वह छोटा लेकिन ऊंचे पर बसा था, जिसकी 4 दीवारी थी और यह निचले शहर से अलग था। इमारतों का निर्माण गारे या ईंटों से किया जाता था। कुछ संरचनाएं संभवतः विशेष सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए उपयोग में की जाती थी। ये तो थी गढ़ की विशेषता। अब है निचला शहर। निचले शहर की क्या विशेषता है कि निचले शहर की भी 4 दीवारी थी। कुछ इमारतों को प्लेटफॉर्मों पर बनाया गया था जो नींव का काम करती थी। फिर अगली विशेषता है जल निकास प्रणाली। मोहनजोदड़ो में सड़कें और नालियां ग्रिड पैटर्न पर बनी हुई थी। संभवतः नालियों और गलियों को पहले बनाकर फिर घरों का निर्माण किया गया था। इस प्रकार हम संक्षिप्त रूप में लिख सकते हैं कि घरों की क्या विशेषता थी। 3 प्रकार के हैं, गढ़ थे, निचला शहर था और जल निकास प्रणाली। प्रश्न नंबर 11, अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में 1900 ईसा पूर्व के बाद देखे गए किन्हीं 2 परिवर्तनों का उल्लेख कीजिए। ये बदलाव क्या थे उनके बारे में भी बताइए। विद्यार्थियों, अब हम बड़े प्रश्न की ओर अग्रसर हैं। इनका उत्तर हमें किस प्रकार लिखना है, देखिए। उत्तर, 1900 ईसा पूर्व के बाद बहुत कम हड़प्पा स्थल मिलते हैं और सभ्यता में महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाई दिए। क्या परिवर्तन दिखाई दिए? उदाहरण के रूप में जैसे इस अवधि में वजन, मोहरों, विशेष माल, लेखन, लंबी दूरी के व्यापार और शिल्प विशेषज्ञता जैसी विशिष्ट कलाकृतियां गायब हो गई। जो मूल विशेषताएं थी हड़प्पा सभ्यता की, वो धीरे धीरे लुप्त होने लगी। घर निर्माण की तकनीक बिगड़ गई और बड़े सार्वजनिक ढांचे अब दिखाई नहीं दिए। जो मुख्य विशेषता है हड़प्पा सभ्यता की, बड़े बड़े विशाल स्नानागार, अन्नागार प्राप्त हुए, वह अब धीरे धीरे समाप्त होने लगे। परवर्ती हड़प्पा सभ्यता ग्रामीण जीवन का संकेत देती है। विद्यार्थियों, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, लेकिन बाद की जो परवर्ती हड़प्पा सभ्यता उसमें ग्रामीण सभ्यता के चिन्ह दिखाई देते हैं। लंबी दूरी का व्यापार भी अब गायब हो गया। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि इन परिवर्तनों के क्या कारण थे, क्यों हो रहे थे परिवर्तन? इन परिवर्तनों के कारण इस प्रकार हैं। ये परिवर्तन शायद जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई और अत्यधिक बाढ़ का परिणाम थे। इन्हीं कारणों से ये परिवर्तन हो रहे थे। नदियों का रास्ता बदलना या सूखना और परिदृश्य का अति प्रयोग इसका कारण हो सकता है। इन कारणों से शहरों का पतन और परित्याग भी हुआ। इस प्रकार विद्यार्थियों, हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता नष्ट होने लगी। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। पुरातत्वविदों और इतिहासकारों को हड़प्पा लिपि गूढ़ क्यों लगती है, रहस्यमय क्यों लगती है? कारण बताइए। उत्तर, पुरातत्वविदों और इतिहासकारों ने हड़प्पा लिपि को रहस्यपूर्ण पाया है। इसके प्रमुख कारण निम्न है। क्या कारण है, आइए देखते हैं। हड़प्पा की मोहरों में आमतौर पर लिखने की एक पंक्ति होती थी जिसमें मालिक का नाम और पहचान होती थी। कभी कभी आकृति उन लोगों को एक अर्थ बताती थी जो अनपढ़ थे। विद्यार्थियों, ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि हड़प्पा लिपि जो एक लाइन में है उसमें मालिक का भी नाम है और चिन्ह भी थे। चिन्ह देखिए, जैसे कि आपको यहाँ चित्र भी दिखाई दे रहा है। चिन्ह के आधार पर जो अनपढ़ लोग हैं वो पहचान लेते थे कि क्या लिखा हुआ हो सकता है। अगली विशेषता,
स्क्रिप्ट गैर वर्णानुक्रमिक थी, इसमें कई संकेत थे, जो लिपि थी वो संकेत अनुसार थी। इसमें कहीं 375 और 400 के बीच के अनुमानतः दाएं से बाएं लिखा जाता था। जो शब्द मिले हैं वो 375 से 400 बीच मिले हैं और इसकी जो लिखावट है वो कैसी है, दाएं से बाएं और इसको लिखा जाता था। अगली विशेषता, अधिकांश शिलालेख छोटे छोटे थे। सबसे लंबे लेख में लगभग 26 संकेत मिले हैं। प्रत्येक संकेत एक स्वर या व्यंजन के लिए बना था। कभी कभी इसमें व्यापक स्थान होता था, कभी कभी कम होता था। इसमें कोई संगति नहीं होती थी। अतः आज तक ये लिपि अपठनीय बनी हुई है, रहस्यमय बनी हुई है, इसको आज तक नहीं पढ़ा जा सका है। विद्यार्थियों, प्रश्नों की श्रृंखला में अगला प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूर्ववर्ती हड़प्पा पुरातत्वविदों ने सोचा था कि कुछ वस्तुएं जो असामान्य और अपरिचित लगती है उनका धार्मिक महत्व हो सकता है। इसकी पुष्टि कीजिए, व्याख्या कीजिए। विद्यार्थियों, प्रश्न को पुनः पढ़ूंगा, समझने का प्रयास कीजिए। पूर्ववर्ती हड़प्पा पुरातत्वविदों ने सोचा था कि कुछ वस्तुएं जो असामान्य और अपरिचित लगती है उनका धार्मिक महत्व हो सकता है। विद्यार्थियों, उत्तर को हम ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। हड़प्पा की खुदाई में मिली कुछ मुहरें धार्मिक विश्वासों के बारे में जानकारी देती है। कौन कौन सी मुहरें हैं जो धार्मिक विश्वासों के बारे में जानकारी देती है? विद्यार्थियों, पहला, योगी की मुद्रा में सिर पर 3 सींग वाली तपस्वी जो हाथी, बाघ, गेंडा, भैंसा और हिरणों के जोड़े से गिरा है। इस मुद्रा को पशुपति शिव या आदि शिव भी माना जाता है। जैसा कि आपको यहाँ चित्र में दिखाई दे रहा है कि यह योगी की मुद्रा में 3 सींग वाला व्यक्ति बैठा हुआ है, तपस्वी है, और यहाँ पर आसपास जानवर है। कौन कौन से? हाथी, बाघ, गेंडा, भैंस और हिरण। अगली देखो कौन सी विशेषता है मोहर की? धार्मिक के साथ साथ शासन करने वाले पुरोहित राजा की मूर्ति। देखिए विद्यार्थियों, यह मूर्ति भी देखिए, पुरोहित राजा की मूर्ति दिखाई दे रही है हमें, और यह जो मूर्ति है वह पुरोहित राजा की मूर्ति मानी जाती है। और ऐसा माना जाता है कि यह व्यक्ति जो था वह पुरोहित था और सिंधु सभ्यता पर शासन करता था। अगली मूर्ति देखिए, मातृ देवी की मूर्ति। यह मूर्ति भी आपको दिखाई दे रही है, मातृ देवी की मूर्ति। और अगली विशेषता है चौथी, छल्लों और गोल बेलनाकार पत्थरों का बहुतायत में पाया जाना योनि व लिंग की पूजा का संकेत देता है। हड़प्पा सभ्यता में छल्ले बहुत पाए गए, बेलनाकार पत्थर पाए गए, जिनको हम योनि व लिंग के रूप में पूजते हैं। आज भी जो भारतीय सभ्यता है उसमें लिंग की पूजा की जाती है। वह साक्ष्य में सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त हुए हैं। पांचवा, खुदाई में पीपल की डालियों में देवता की मुहर, वृक्ष पूजा और कुबड़ वाले बेल पशु पूजा का संकेत देते हैं। इससे तात्पर्य होता है कि सिंधुवासी जो थे वो धार्मिक विश्वास के लोग थे, वृक्षों की पूजा करते थे, जानवरों की पूजा करते थे, मुख्य रूप से कुबड़ वाले बेल की पूजा करते थे, और विभिन्न देवी देवताओं के वहाँ पर साक्ष्य में प्राप्त हुए हैं। प्रश्न नंबर 14, हड़प्पा शहरों की सबसे विशिष्ट विशेषताओं में से एक सावधानीपूर्वक नियोजित जल निकास प्रणाली थी। विस्तृत वर्णन कीजिए। विद्यार्थियों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूर्व में प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा गया है। ध्यान से इसका उत्तर सुनिएगा। हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट विशेषताओं में से एक इसकी नियोजित जल निकास प्रणाली थी। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता हड़प्पा सभ्यता की जो थी वह थी जल निकास प्रणाली। यदि हम निचले कस्बे की योजना को देखते तो हम पाते हैं कि जो निचला कस्बा था जहाँ पे लोग रहते थे निचले नगर में, उसकी क्या विशेषता थी? विद्यार्थियों, हम विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। सड़कें और नालियाँ जो थी वो ग्रिड पैटर्न पर आधारित थी और यह एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सड़कें और नालियाँ एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। जो मुख्य मार्ग था वहाँ पर एक दीवार होती थी और दीवार के बाद सड़क होती थी, और सड़कें जो थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। अगली विशेषता, घरेलू अपशिष्ट जल को बाहर निकालने के लिए सड़क के साथ साथ नालियाँ थी। ऐसा लगता था कि नालियों और सड़कों को पहले बनाया गया, फिर उसके बाद घर बनाए गए। देखिए विद्यार्थी, बहुत महत्वपूर्ण बात है, पहले नालियाँ बनाई गई, सड़कें बनाई गई, उसके बाद मकान बनाए गए। इससे पता पड़ता है कि सिंधु घाटी के जो निवासी थे बहुत ही उन्नत अवस्था के थे। उन्होंने अपने घरों के बनाने के तरीकों को विकसित अवस्था में रखा था। मेके महोदय ने कहा है, मेके ने नालियों के बारे में कहा है, क्या कहा है? यह निश्चित रूप से अभी तक की खोज की गई सबसे पूर्ण प्राचीन प्रणाली है। उनके अनुसार हर घर सड़क की नाली से जुड़ा था। मुख्य चैनल मोर्टार में स्थापित ईंटों से बने थे और ढीले ईंटों से ढके हुए थे जिन्हें सफाई के लिए हटाया जा सकता था। कभी कभी कवर के लिए चूना पत्थर का उपयोग किया जाता था। हड़प्पा में
घर की नालियों को पहले एक शोक पीठ में खाली कर दिया जाता था जिसमें ठोस पदार्थ जमा हो जाता था, जबकि अपशिष्ट जल सड़क नालियों में बह जाता था। इस प्रकार मैके महोदय ने नाली व्यवस्था की तारीफ की है। तीसरा बिंदु कि नालियाँ जो थी वो ढक कर रखी जाती थी, खुली नहीं होती थी, गंदगी नहीं हो तो नालियों को ढक कर रखा जाता था। चौथा बिंदु, नाले को साफ किया जाता था और मलबे को हमेशा हटाया नहीं जाता था। वर्तमान में खुदाई के दौरान जो मलबे के ढेर प्राप्त हुए से पता पड़ता है कि मलबे को हमेशा हटाया नहीं जाता था, उसको नालियों से निकाल कर वहीं पर लगा दिया जाता था। पांचवा बिंदु, लोथल में जबकि घर मिट्टी की ईंटों से बने थे, नालियाँ पकी हुई ईंटों से बनी थी, इसलिए हम कह सकते हैं कि हड़प्पाई शहरों में जल निकास प्रणाली की सावधानीपूर्वक योजना बनाई गई थी और ये योजना बहुत ही विकसित रूप से बनाई गई थी। विद्यार्थियों, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, क्या इतिहासकारों ने हड़प्पा संस्कृति की निर्वाह रणनीतियों में नई अंतर्दृष्टि प्रदान की है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से इसका उत्तर समझने का प्रयास करेंगे। हड़प्पा की प्रारंभिक संस्कृतियों में निर्वाह रणनीतियों सहित कुछ सामान्य तत्वों को भी साझा किया गया है। उदाहरण के लिए हड़प्पावासी मछली और मांस, गेहूँ, मक्का, बाजरा, दाल, चावल और एक अन्य खाने पीने के पौधे और पशु उत्पादों के एक विस्तृत श्रृंखला का उपयोग करते थे। यह हमने अध्ययन के दौरान में भी देखा था। इसके अतिरिक्त पशु, भेड़, बकरी, भैंस और सूअर को हड़प्पा वासियों ने अपनी जीविका के लिए पालतू बनाया था, उसके मांस का प्रयोग भी वह करते थे। जंगली प्रजातियों में जैसे सूअर, हिरण, घड़ियाल का भी, जो कि इनकी हड्डियां वहाँ पर प्राप्त हुई है, उससे पता चलता है कि इनका भी प्रयोग वह करते थे। या तो हड़प्पावासी इन जानवरों का खुद शिकार करते थे या अन्य शिकार समुदाय से इनसे मांस प्राप्त करते थे। पुरातात्विक साक्ष्य ने सुझाव दिया है कि जुताई के लिए बेलों का इस्तेमाल किया जाता था। हमें जो पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए उससे पता पड़ता है कि जुताई बेलों के माध्यम से की जाती थी और दो अलग अलग फसलों को एक साथ उगाया गया था। क्योंकि हमने कालीबंगा में देखा है कि दोहरी जुताई के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और एक साथ दो फसलें बोई जाती थी। क्योंकि अधिकांश स्थल अर्ध शुष्क भूमि में स्थित है, इसलिए स्पष्ट है कि नहरों और कुओं के पानी का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता था। सिंचाई के लिए मुख्यतः कुओं और नहरों का प्रयोग होता था। प्रश्न नंबर 16, मोहनजोदड़ो की आवासीय इमारतों की विशिष्ट विशेषताओं के बारे में बताइए। विद्यार्थियों, उत्तर, हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी विशेषता शहरी केंद्रों का विकास था। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध स्थल है, जैसे कि हम पूर्व में भी अध्ययन कर चुके हैं। मोहनजोदड़ो की जो सबसे अनूठी वास्तुशिल्प विशेषता है वह वहाँ का गढ़ है, और ये जो गढ़ था वह छोटा था और लेकिन ऊंचा बना हुआ था, ऊंचे प्रदेश पर निर्मित था। यह 4 दीवारी से घिरा हुआ था और निचले शहर से अलग था। यहाँ ईंटों के मंच के साथ इमारतों का निर्माण किया गया था। यहाँ हमको संरचनाएं भी मिलती है जो कि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए बनाई गई थी और ये उपयोगी भी थी। इसमें एक तो गोदाम महत्वपूर्ण है, यह इसका एक विशाल संरचना थी। इसके अलावा ग्रेट बाथ भी शामिल है, जिसको हम विशाल स्नानागार बोलते हैं। ग्रेट बाथ की संरचना के लिए विद्वानों ने सुझाव दिया है कि यह किसी प्रकार के विशेष अनुष्ठान के लिए बनाया गया था, विशेष यहाँ पर स्नान हुआ करते थे। अब हम निचला शहर की विशेषता पढ़ेंगे। निचला शहर भी 4 दीवारी से घिरा हुआ था। कई इमारतों को प्लेटफार्मों पर बनाया गया था जो नींव का काम करती थी। प्लेटफार्म पर शहर के भीतर सभी इमारतें गतिविधि एक निश्चित क्षेत्र तक ही सीमित थी। सभी हड़प्पा बस्तियों में धूप में सुखाई गई या पकाई गई ईंटों का प्रयोग होता था। आगे की विशेषताएं, घरों का आंगन खाना बनाने, पकाने और बुनाई जैसी गतिविधियों का केंद्र था। खासकर गर्म और शुष्क मौसम के दौरान जमीनी स्तर के साथ दीवारों में कोई खिड़कियां नहीं थी। इसके अलावा मुख्य प्रवेश द्वार ने आंतरिक या प्रांगण का प्रत्यक्ष दृश्य नहीं दिया, मतलब बाहर से आप अंदर जब देखते तो सीधा प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देता था। ड्रेनेज सिस्टम, नाली सिस्टम, मोहनजोदड़ो ने सर्वाधिक सावधानीपूर्वक जल निकास प्रणाली की योजना बनाई थी। सड़कें और गलियों को समीपस्थ कोण पर रखकर अनुमानित ग्रिड पैटर्न के साथ बिछाया गया था। समकोण आधारित सड़कें और नालियाँ बनाई जाती थी। ऐसा लगता है कि नालियों वाली सड़कों को पहले बिछाया गया, पहले नालियाँ बनेगी, उसके बाद उनके साथ घर बनाए गए। यह वहाँ की विशेषता में दिखाई देती है। हर घर का अपना बाथरूम होता था और बाथरूम जो था वो ईंटों से बना हुआ था, जिसमें नालियाँ दीवारों के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी हुई थी। ड्रेनेज सिस्टम न केवल बड़े शहरों के लिए अद्वितीय था बल्कि छोटी बस्तियों में भी यह पाया गया। बड़े शहर मोहनजोदड़ो हड़प्पा में भी था और छोटे शहर जैसे लोथल, वहाँ पर भी जल निकास प्रणाली बहुत उत्तम अवस्था में थी। इन सभी विशेषताओं ने संकेत दिया है कि मोहनजोदड़ो में एक सुनियोजित वास्तु प्रणाली थी।
सिंधु घाटी सभ्यता एक विकसित सभ्यता थी और हड़प्पा सभ्यता एक विकसित सभ्यता थी। विद्यार्थियों, आज हमने इन प्रश्नों का अध्ययन किया है। इन प्रश्नों का अध्ययन करने के बाद हम सिंधु घाटी सभ्यता को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। विद्यार्थियों, पुनः हम एक नए विषय के साथ शीघ्र मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।